हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बेटा अपने सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी क्वेश्चंस में भी जो डिफिकल्ट वन है हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। बाकी जो आप इजी क्वेश्चन है वो खुद से कर सकते हैं। अगर फिर भी उनमें भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो जो हम एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन है उनको स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है, वाई इज ग्लास कंसिडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड, कि जो हमारे पास जो ग्लास होता है, ठीक है, हम उस ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड हम उसको क्यों नाम दे रहे हैं, क्या रीजन होता है। मैं बताया था मैंने इसको कि भाई हम उसको लिक्विड तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो फ्लूइडिटी शो करता है। जो ग्लास है लाइक लिक्विड शो फ्लूइडिटी, बट वो जो फ्लूइडिटी शो करता है वो इतनी कम स्पीड पे करता है, मतलब कि जो उसकी फ्लो करने की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत ही स्लो स्पीड पे होती है, ठीक है। लाइक ए सुपर कूल लिक्विड, क्योंकि जैसे जैसे हम लिक्विड को कूल करते जाएंगे क्या होगा, जो उन लेयर्स, डिफरेंट लेयर के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो जाएगा कि वो फ्लो ही नहीं कर पाएगा। तो इसी तरीके से जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसकी फ्लूइडिटी बढ़ने लगेगी। बट जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा और वो जब वो सुपर कूल हो जाएगा, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, तब उसकी जो फ्लूइडिटी है बहुत कम हो जाएगी। और यही सारी बातें किसमें मिलती है, ग्लास में। इसीलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स, ठीक है बेटा। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, refractive index of a solid is observed to have same value along all direction। कोई सॉलिड है, ठीक है, जैसे ये हमारे पास कोई सॉलिड हो गया, हम क्या वैल्यू मेजर कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अलग अलग डायरेक्शन में हम उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की वैल्यू निकाल रहे हैं। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन क्या आई, सेम आई। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, when the physical properties, magnitude of physical property along different direction of a solid are same, then it is called isotropic। और आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कौन सा करते हैं बेटा, अमरफस, ठीक है। ये बहुत अच्छे से हम डिस्क्राइब कर चुके हैं कि जो अमरफस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं। अब इसमें आगे क्या कहता है, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड, तो बता ही दिया हमने कि कौन सा सॉलिड हो गया, अमरफस हो गया। वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्या ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करेगा। क्लीवेज का मतलब क्या होगा कि जब हम उसको कट करते हैं विद ए शार्प एज टूल, देन गिव ए स्मूथ क्लीवेज, एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करे। तो बट ये जो क्लीवेज वाली प्रॉपर्टी है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। जबकि ये क्या हो गया, अमरफस, तो वो क्लीवेज नहीं देगा, स्मूथ क्लीवेज नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने जो डिफरेंट कंपाउंड्स दिए हुए हैं और उनको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेस पे डिस्टिंग्विश करना है कि भाई इंटरमोलिकुलर फेज पे कौन कोवलेंट सॉलिड होगा, कौन आयनिक होगा, कौन मोलिकुलर होगा। तो ये सब हमने बताने हैं। तो टोटल 4 टाइप के सॉलिड्स थे, है ना। तो बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाती है इसमें, तो हम देख लेते हैं अच्छे से। आयनिक, कोवलेंट, मोलिकुलर एंड मेटालिक, ठीक है। तो जो हमारे पास फर्स्ट है बेटा वो आया है हमारे पास पोटासियम सल्फेट K2SO4। तो सिंपल से पता है मुझे कि K2SO4 पोटासियम पॉजिटिव आयन, सल्फेट नेगेटिव आयन, तो आयनिक कंपाउंड ही होगा, है ना, कोई टेंशन ही नहीं है इसमें। सेकंड आता है हमारे पास टिन, SN। अब जो टिन होता है वो मेटल होता है। अब सारे एटम ही मेटल्स के हैं, तो मेटल मेटल के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी, मेटालिक बॉन्डिंग। तो मेटालिक कौन सा हुआ, टिन हो गया, SN हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेंजीन। अब बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। बच्चे अब ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या सोचेंगे भाई यहाँ पर तो कोवलेंट बॉन्ड, बिल्कुल यहाँ पर इसके अंदर तो कोवलेंट है, बट हमने इसके अंदर नहीं देखना है, हमने तो 2 बेंजीन के बीच में देखना है, 2 अलग अलग बेंजीन के बीच में देखना है कि भाई 2 अलग अलग बेंजीन में कौन सा फोर्स होगा। अब ये जो बेंजीन है, अब इन बेंजीन के बीच में देखना है हमें। अब इन दोनों बेंजीन के बीच में ना तो आयनिक बॉन्ड है, ना कोई कोवलेंट बॉन्ड है, ना मेटालिक है। तो इसका मतलब कैसा हो गया, ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है, तो मोलिकुलर।
अब मॉलिक्यूल्स में भी कई टाइप के थे, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो कौन सा हो जाएगा ये मॉलिक्यूलर नॉन पोलर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास यूरिया, ठीक है। अब जो यूरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर पॉजिटिव। अब एक मॉलिक्यूल, अब हमने इनके बीच का बॉन्ड नहीं देखना, भी इसके बीच में जो डिफरेंट एटम्स है कैसा बॉन्ड बना रखा है, हमने तो एक यूरिया ये होगा, ये दूसरा यूरिया होगा, कि इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड है, कोई कोवेलेंट बॉन्ड हो, कोई आयनिक बॉन्ड हो, कोई मेटालिक हो, कुछ भी नहीं है ना, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में था। और दो मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, मॉलिक्यूलर वंडर वाल फोर्स, तो ये भी क्या हो गया बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड। बट यहां पर देखोगे जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पोलर होगा ये, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूरिया के बाद अमोनिया, ठीक है, अमोनिया NH3, ये भी एक मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूल में कहां पर पहुंच जाएंगे, मॉलिक्यूलर अमोनिया। बट अमोनिया क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जांपल हो जाएगा। अमोनिया के बाद वाटर है, वाटर भी क्या बनाता है, एक मॉलिक्यूल ही है, तो मॉलिक्यूलर फोर्स हो गया यहाँ पर भी, ठीक है। वाटर के बाद आता है बेटा जिंक सल्फाइड ZNS, अब नाम से पता लग रहा है ZNS, जिंक 2 पॉजिटिव होता है, मेटल है, और ये नॉन मेटल है, तो क्या कौन सा बॉन्ड होगा इनके बीच में, आयनिक होगा ZNS, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट कौन सा हो गया, चाहे ग्रेफाइट कहो चाहे डायमंड कहो, ये सब कौन से हो गए, कोवलेंट सॉलिड है, कार्बन कार्बन में हमेशा कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा, तो ग्रेफाइट इज ए कोवलेंट टाइप सॉलिड, ठीक है। ग्रेफाइट के बाद आता है रूबिडियम, रूबिडियम तो मेटल है, तो मेटालिक सॉलिड में चला जाएगा ये, ठीक है। रूबिडियम के बाद आर्गन, आर्गन मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, आर्गन आर्गन के बीच में भी वंडरवाल फोर्स है, मतलब मॉलिक्यूलर फोर्स है। और उसके बाद आता है हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड SiC, तो SiC लगभग डायमंड के जैसा ही होता है, जिसमें कुछ कार्बन एटम्स को हमने सिलिकॉन से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये डायमंड के जैसा है, तो सिलिकॉन कार्बाइड भी क्या हो गया बेटा, कोवेलेंट सॉलिड हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ क्या हो गए, टाइप ऑफ सॉलिड्स हो गए, हमने सॉलिड्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई कोई सॉलिड है बहुत ज्यादा हार्ड है, ठीक है, हार्ड तो आयनिक भी हो सकता है, मेटालिक भी हो सकता है, कोवेलेंट भी हो सकता है, हार्ड है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मतलब क्या हो गया कि वो मेटालिक तो नहीं होगा, अगर मेटालिक होता तो कंडक्टर होता, मतलब आयनिक या कोवेलेंट कोई होगा, ठीक है। पहला क्या कह रहा था कि हार्ड है, फिर कह रहा है इंसुलेटर है, और इंसुलेटर भी सॉलिड स्टेट में भी और मोल्टन स्टेट में, मतलब हमेशा इंसुलेटर ही रहेगा। तो ऐसा इंसुलेटर तो कौन हो सकता है, ऐसे कोवेलेंट तो नहीं हुआ, और ना ही आयोनिक भी, आयोनिक तो मोल्टन स्टेट में क्या होते हैं, कंडक्टर बन जाते हैं, तो इसका मतलब ये कौन होगा, कोवेलेंट सॉलिड होगा। भी हार्ड है, हार्ड का मतलब मेटालिक भी हो सकता था, आयोनिक भी हो सकता है, और कोवेलेंट भी हो सकता है। फिर इसने बात करी कि भाई ये तो इंसुलेटर है, ठीक है, इंसुलेटर है, इंसुलेटर का मतलब आयोनिक भी हो सकता है और कोवेलेंट भी हो सकता है। फिर कहता है कि इंसुलेटर भी है, वो मोल्टन स्टेट में भी इंसुलेटर ही रहता है, जबकि आयोनिक तो मोल्टन स्टेट में कंडक्टर बन जाता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक कोवेलेंट सॉलिड हो गया, ठीक है। क्योंकि वो मोल्टन स्टेट में भी कंडक्टर है, तो इसका मतलब कि वो कोवेलेंट सॉलिड ही होगा, क्योंकि कोवेलेंट सॉलिड चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, चाहे एक्वस स्टेट में हो, चाहे मोल्टन स्टेट में हो, वो हमेशा इंसुलेटर्स ही रहते हैं। तो तुमने एक एक जो हिंट है, उन एक एक हिंट से तुमने ध्यान में देना है। नेक्स्ट चीज क्या कहते हैं बेटा यहाँ पर अब कि एंड मेल्ट्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो गया, कोवेलेंट सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, लाइक डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका, ठीक है। और व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड, तो कौन सा सॉलिड हो जाएगा, वो कोवेलेंट सॉलिड हो जाएगा, कोई भी आप एग्जांपल उसका लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट है बेटा आयोनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, जो आयोनिक कंपाउंड है वो अच्छे कंडक्टर होते हैं मोल्टन स्टेट में, जबकि सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं, वो मोल्टन स्टेट में इंसुलेटर्स ही होते हैं, ठीक है, इसमें सॉलिड स्टेट में। तो आयोनिक कंपाउंड की बात कर रहा है ये,
और आयनिक कंपाउंड्स भी दो फॉर्म में हो गए, एक सॉलिड फॉर्म में कह रहा है और एक मोल्टन फॉर्म में। तो कह रहा है कि जो सॉलिड फॉर्म में होती है इस फॉर्म में तो ये इंसुलेटर ही रहता है, बट मोल्टन फॉर्म में गुड कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, तो उसका क्या लॉजिक होगा भाई, मोल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर क्यों होता है ये, और ये सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होता है। तो मोल्टन स्टेट में ऐसा क्या चेंज आ जाता है तो वही कंपाउंड ही है ना, कंपाउंड तो वही रहता है, बट जो उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। तो उसके पीछे क्या लॉजिक होगा, तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, जैसे कि NaCl है। ठीक है, अब जो करंट फ्लो होता है या तो वो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, या फिर वो करंट फ्लो होता है आयंस की वजह से। भाई इलेक्ट्रॉन तो कोई फ्री है ही नहीं, सोडियम ने एक लॉस किया, क्लोरीन ने गेन कर लिया, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचा। बात करूं आयंस की, तो सोडियम के चारों तरफ क्लोराइड के आयन है, क्लोरीन के चारों तरफ सोडियम के आयंस है, मतलब कि आयन बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, वहां पर कोई वैकेंट स्पेस नहीं है, एम्प्टी साइड्स नहीं है कि वो घूम फिर सके। तो मतलब कि ये क्या हो गया, फ्री आयंस भी नहीं है। बट जब हम इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करके जब हम इसको लिक्विड स्टेट में लेके आएंगे तो इनके जो बीच के बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, मतलब कि Na पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन के बीच में डिस्टेंस क्रिएट होगी, दूर दूर चले जाएंगे और आयंस आर फ्री टू मूव। और आयंस अब क्या हो सकते हैं बेटा, फ्रीली मूव कर सकते हैं, और जब आयंस फ्रीली मूव करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक कंडक्टर बन जाएगा। आई बात समझ में, तो ये वो लॉजिक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कहता है बेटा कि व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मैलिएबल, डक्टाइल। मैलिएबल भी है, डक्टाइल भी है, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा, वो मेटालिक सॉलिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट, कि भाई जो लैटिस पॉइंट होते हैं, लैटिस पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या होगा, कि लैटिस पॉइंट एक्चुअल में होते क्या है, किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने बताया था कि भाई कोई भी जो लैटिस होता है, लैटिस का मतलब क्या था, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन ए पर्टिकुलर अरेंजमेंट, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अरेंज होते हैं, एक पर्टिकुलर उनकी अरेंजमेंट होती है, कि क्यूबिक फॉर्म ले, टेट्रागोनल ले, है ना, जो भी वो फॉर्म लेना चाहे। तो फिर कहते हैं कि अब उसमें जो लैटिस पॉइंट होते हैं, तो लैटिस साइड्स कह सकते हो या लैटिस पॉइंट, तो उनका मतलब क्या था कि ये रिप्रेजेंट करते हैं एटम्स को, कि भाई ये जगह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो लैटिस पॉइंट हमें क्या बताते हैं, दीज लैटिस पॉइंट सिग्निफाई द लोकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स की लोकेशन बताएंगे कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, कि कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया ना, तो ये चीज आप ध्यान रखना। फिर कहते हैं नेम द पैरामीटर दैट कैरेक्टराइज ए यूनिट सेल, कौन कौन से ऐसा पैरामीटर है जो कि यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करते हैं, जो यूनिट सेल के बारे में हमें बताते हैं। कौन कौन से होंगे, ये सिंपल सी चीज है, तो दो ही चीज होती है, एक तो क्या थी हमारे पास डायमेंशन, और दूसरे क्या थे बेटा, एंगल्स, है ना। तो जैसे कि हमने कोई भी यूनिट सेल ली थी, ध्यान हो आपको, ये यूनिट सेल हो गई, ठीक है, ये यूनिट सेल है हमारे पास, ठीक है। अब जो डायमेंशन की बात करूंगा, ये वाली चीजें तीनों, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तो दिस इज डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन भी तीनों इक्वल होंगे, कि तीनों इक्वल है या इनमें से कोई दो इक्वल है, तो उनके बेस पे भी जो ये लैटिस होगा वो चेंज हो जाएगा। दूसरा जो एंगल है, इनके बीच में जो एंगल है, उन एंगल्स के ऊपर भी ये जो हमारी यूनिट सेल होती है वो डिपेंड करती है। तो पैरामीटर्स कौन कौन से हो गई, एक तो एंगल हो गई, ठीक है, एंगल किनके बीच में, इन एजिस के बीच में, और दूसरी चीज क्या हो गई, इनके डायमेंशन, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, की वो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होगी। नेक्स्ट आता है कि भाई तुम्हें डिस्टिंग्विश करने हैं फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में, हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक। हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक में तो तुमने जो हमने 7 बेसिक लैटिस पढ़ी थी उनमें जाना है, तो तुम दोनों की डायमेंशन लिख दोगे और दोनों के एंगल्स बता दोगे, वही डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। अगर एग्जाम्पल याद है तो बहुत अच्छी बात, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड में क्या डिफरेंस होता है, तो बिल्कुल सिंपल था ना, फेस सेंटर्ड में एटम्स कहां कहां पर होते हैं, ऑल फेसेस पे और ऑल कॉर्नर्स पे, जबकि एंड सेंटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर पर होते हैं, प्लस सिर्फ 2 अपोजिट फेस, कोई भी 2 अपोजिट फेस पे होते हैं।
तो ये चीज तुमने ध्यान में रखनी है। फिर इस तरीके से जो फेस सेंटर्ड हो गए उसमें टोटल 4 हो गए, एंड सेंटर में 2 होंगे, और फेस सेंटर्ड कौन शो करता है, एंड सेंटर्ड कौन शो करता है, आप ये डिफरेंस लिख सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा है, कोई वो ज्यादा प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम एट कॉर्नर सेकंड बॉडी सेंटर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज ए पार्ट ऑफ इट्स नेबरिंग यूनिट सेल। मतलब ये हुआ कि जब कोई एटम कॉर्नर पे रखा हुआ है, जब कोई एटम कहां पर है बेटा, कॉर्नर पर है, ठीक है, तब उसका कितना पोर्शन उसके नेबर्स के पास जाएगा, या ये कह लो कितना शेयर उस सेल को मिलने वाला है। तो ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि भाई जो कॉर्नर होता है वो कॉर्नर 8 यूनिट सेल से जुड़ा हुआ होता है। मतलब कि एक कॉर्नर से हम 8 यूनिट सेल बना सकते हैं, ठीक है, एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल का हिस्सा होगा। तो अब वो जो कॉर्नर है जो 8 यूनिट सेल का हिस्सा है, तो हर एक यूनिट सेल में उसका कितना पोर्शन होगा, हर एक यूनिट सेल में उसका जो पोर्शन होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 1/8। तो यही चीज पूछ रहा है, बस आपने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है कि इन ईच यूनिट सेल हाउ मच पोर्शन या हाउ मच ए कॉर्नर विल शेयर, कितना वो जो कॉर्नर होगा वो कितना शेयर करेगा। तो कितना शेयर करेगा बेटा, 1/8। दूसरा पूछता है कि भाई अगर वो बॉडी सेंटर के अंदर है, अगर वो बॉडी सेंटर के अंदर है तो फिर वो कितना हिस्सा उसका उस यूनिट सेल में होगा। अब ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब वो बॉडी सेंटर पे होता है, सेंटर ऑफ पे होता है, तब वो किसी के साथ भी कोई शेयरिंग नहीं करता, जो भी हिस्सा होता है वो उसी का ही होता है। तो इसका मतलब कि कितनी शेयरिंग मिल जाएगी उसको, पूरी शेयरिंग मिल जाएगी, ये उसका 1 पार्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल इन ए स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। 2 डायमेंशन की बात कर रहा है और स्क्वायर क्लोजिंग की बात कर रहा है। तो स्क्वायर क्लोज 2 डायमेंशनल में कैसी थी, हमने क्या बताया था कि एक एटम के ऊपर दूसरा एटम हम प्लेस करते हैं, है ना, तभी तो स्क्वायर बनता था। जब हम इनके सेंटर्स को मिलाते हैं तो ये स्क्वायर बन गया। तो पूछ रहे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो दिख रहा है साफ, इसको कितने एटम टच कर रहे हैं, 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। तो यही चीज ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है बेटा, जो 15th क्वेश्चन है, ए कंपाउंड फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर HCP बनाता है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट एंड हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड। कि भाई कहता है कि जो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल। तो 0.5 मोल जो टोटल एटम्स हो गए जो कि HCP फॉर्म बनाते हैं, उसमें टोटल वॉइड्स कितने होंगे, ठीक है। मोल्स की फॉर्म में भी बता सकते हो या नंबर्स की फॉर्म में भी। तो अब हमें पता है कि भाई कोई भी हो, जरूरी नहीं कि HCP से कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं क्या मानू कि भाई जो टोटल नंबर है वो कितने हो गए, n हो गए, नंबर ऑफ HCP, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन HCP n हो गए। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं बेटा, डबल होते हैं, 2n होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, n होते हैं, उसी के जितने होते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 0.5 मोल, मतलब कि 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है। तो अब वैल्यू पुट कर दो सभी जगह। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स, है ना, ये सब हमने पहले भी सीख चुके हैं। और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसके इक्वल होते हैं, उसी के इक्वल हो जाएंगे। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अगर वो पूछे भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो कितने हो गए, 6.022 इंटू 10⁻23। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, तो 3.011 इंटू 10⁻23। अगर वो पूछे कि भाई टोटल वॉइड्स कितने हुए, टोटल वॉइड्स कितने हुए, तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, 6 और 3 9.033 इंटू 10⁻23। ये टोटल वॉइड्स आ गए, टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए, और हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो गए, ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इनको आप बहुत अच्छे से करोगे, और आपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी करोगे। जो डाउट्स है वो भेज देना मेरे पास, मैं सारे सोल्व करा दूंगा। ओके, थैंक यू।